गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, रीडिंग वाला पार्ट भी, और जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हम रीड आउट कर चुके थे और वो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका था। आज हम जो हमारी बुक एक्सरसाइज, जो हमारी बुक है एसएसटी की, देखिए ये वाली, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मीन्स जो सेकंड क्वेश्चन है और जो ये थर्ड क्वेश्चन है और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके नोट्स में दी गई है। तो मैं वो एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में से आपको आज करवाऊंगा ताकि आपको इन्हें याद करने में किसी तरह की समस्या न हो। पहला जो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था अभ्यास 2 का, ये क्वेश्चन था कि जेम्स मिल ने जो है वो उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, हमें पता है। तो 3 कालखंडों, जिस कालखंडों में विभाजित किया था उसमें क्या समस्याएं थी कि जो उसने उसके अकॉर्डिंग जो विभाजन किया गया था काल का, इतिहास का, भारतीय इतिहास का, वो क्यों गलत था, क्या प्रॉब्लम थी। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। अब समस्याएं क्या थी देखिए। तो समस्याएं जो थी बेटा वो इस तरह थी। पहली समस्या, यह विभाजन संप्रदायिता के आधार पर किया गया था। संप्रदायिता मतलब अलग अलग जो संप्रदाय बने हुए हैं, अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अलग अलग धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था कि जो हम गुलाम हैं ना अंग्रेज़ों के, तो उनकी विचारधारा के हिसाब से बना हुआ था, न कि हमारे आम जनता की विचारधारा से, हमारे रियल इतिहास के हिसाब से नहीं था। इस विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह से, मतलब इसका उद्देश्य बांटने का था। तो ये सारी समस्याएं थी इसकी। तो पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या ये थी कि ये संप्रदायिता के आधार पर किया गया था, मतलब धर्म के आधार पर किया गया था। दूसरा, यह विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा का था या अंग्रेजी विचारधारा से पर आधारित था। तीसरा, इस विभाजन का उद्देश्य जो था, इस काल विभाजन का उद्देश्य मुख्य ये था कि अलग अलग पहचान देकर फूट डाली जाए, भारतीयों को अलग अलग पहचान दे दी जाए और इस तरह से उनमें फूट डल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये वाला। इसमें कहता है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो ये हमने पढ़ा भी है। अंग्रेजों को यह लगता था कि सभी मुख्य दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी इत्यादि सभी के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आवश्यक दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। मतलब उन्होंने क्या बनवा दिया, उनको वो ये सोचते थे अंग्रेजी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितना भी रिकॉर्ड होता है, पत्र वगैरह हैं, जो भी आप फाइल वगैरह बनाते हो, जो भी बनाते हो, वो उसको संभाल कर रखना बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी शासकीय संस्थाएं थी, जितने भी मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट थे, उनमें क्या बनवा दिए, अभिलेख कक्ष बनवा दिए। और जैसे तहसील का दफ्तर है, तहसील के दफ्तर में कलेक्टर के यहाँ कमिश्नर कार्यालय है, प्रांतीय सचिवालय है, कचहरी वगैरह सभी के अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। आवश्यक जो भी दस्तावेज होते थे उनको संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार या फिर संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। फोर्थ क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। देखो, पुराने अखबारों से जानकारियाँ, पुराने अखबार से हमें क्या जानकारी मिलती है और पुलिस रिपोर्ट से क्या मिलती है, दोनों की बातें हम इसमें पढ़ेंगे। पहले पुराने अखबार की जानकारियाँ। पुराने अखबार इतिहासकार को जो जानकारियाँ प्रदान करते हैं या फिर पुराने इतिहासकार
जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा अक्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। संवाददाता क्या होता है? देखो आप न्यूज़ चैनल देखते हो, अब मान लो जी न्यूज़ है, उसका हेड सेंटर तो कहाँ हो गया? दिल्ली में हो गया। अब जो दिल्ली में ऑफिस है, जो मतलब न्यूज़ तो दिल्ली से वहाँ से चल रही है, लेकिन हमें न्यूज़ कहाँ की दिखाई जाती है? बंगाल की, उड़ीसा की, और वहाँ के वो फिर वह क्या, जैसे न्यूज़ के लिए जो वहाँ पर एंकर होती है या एंकर होता है, वो क्या कहता है? वो कहता है चलिए हम लेकर चलते हैं आपको हमारे संवाददाता के पास। तो वो संवाददाता कौन होता है? जो किसी भी जगह की न्यूज़ अपने हेड ऑफिस तक पहुँचाता है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर के अंदर होता है, अखबार के अंदर होता है। रिपोर्टर क्या करते हैं? अलग अलग जगह पर संवाददाता होता है, वो अपनी न्यूज़ को हेडक्वार्टर में भेजते हैं, वहाँ फिर ऑफिस में भेजते हैं, मेन ऑफिस में, वहाँ से फिर उनकी राइटिंग होती है, एडिटिंग वगैरह सारा वर्क वहाँ पर होता है इनका, और न्यूज़ तैयार होती है। तो इसी तरह अब जो इन्फॉर्मेशन होगी संवाददाता के द्वारा होगी, और संवाददाता कहाँ रहेगा? कोई सरकार के अंडर में थोड़ा होता है, वो तो लोगों के बीच में रहता है, आम जनता के बीच में रहता है। तो अखबारों में जो जानकारी होगी वो आम जनता से जुड़ी हुई होगी। अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, वहाँ सही जानकारी दी गई होगी। अब पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है? पुलिस रिपोर्ट में कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। मीन्स जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो ज़्यादातर क्या हो सकती है? पक्षपात हो सकती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है कि जो जांच करने वाला आदमी है उसका क्या पता क्या व्यक्तित्व हो, और वो रिपोर्ट में क्या पता क्या लिख दे। हो सकता है ना ऐसा, आप देखते हो हमारी डेली लाइफ में कई बार, देखो सभी जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसे मामले सुनने में आते हैं। कई बार जो रिपोर्ट रियल होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं। वो पुलिस वाले या तो मतलब खुद तो क्या करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है नेताओं के द्वारा, उनके बड़े अफसरों के द्वारा, तब जाकर वो ऐसा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखने में आज भी मिल जाती है। तो यही बात वहाँ पर है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो पक्षपातपूर्ण होने की संभावना वहाँ हो सकती है, क्योंकि वो पुलिस जो है वो सरकार के द्वारा या वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो सारे सरकार के ही तो है सब कुछ, तो वहाँ सरकार की विचारधारा देखी जा सकती है। लेकिन अखबार में विचारधारा जो है वो एक संवाददाता की होगी, और संवाददाता अपने विचार कहाँ से लाएगा? अपने आसपास के लोगों से लाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं बेटा, और कालांश भी दिए गए हैं या वर्ष दिए गए हैं, मीन्स टाइम पीरियड या ईयर। सबसे पहला जो है वो है वारेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कब बने थे? 1773 में, 1773। और नेक्स्ट जो इसके अंदर रहेगा वो है नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। मीन्स जो अभिलेखागार बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय नेशनल लेवल का, तो वो 1920 में बनाया गया था। 1817 में जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, जिसने तीन विशाल खंडों में बटी हुई एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब कब लिखी गई थी? 1817 में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं बेटा। और इस चैप्टर के अंदर और जो हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछे गए थे, मीन्स सर्वेक्षण के उदाहरण। तो सर्वेक्षण मतलब सर्वे के उदाहरण बताने हैं। जनगणना है वो सर्वे के द्वारा होती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं बेटा उससे पहले सर्वेक्षण करवाया जाता है, सर्वे करवाया जाता है कि कितने लोगों के पहचान मतलब वोट बने हुए हैं, कितने लोगों के नहीं हैं, कितने नए वोट बनने वाले हैं। तो ये सारा सर्वे के द्वारा पता चलता है। अगर हमें वनों के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उसका भी सर्वे किया जाता है। नए तेल और गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, जाँच पड़ताल की जाती है कि यहाँ पर तेल है, यहाँ पर गैस मौजूद है, यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें। यहाँ एक कहता है खिलौने वाली कंपनियाँ, खिलौने बनाने वाली कंपनियाँ भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। हाँ, ये बड़ी खास बात है, आपसे इंटरेस्टेड भी हो सकती है। जैसे बच्चों को टॉयज़ पसंद होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो ये चीज़ है, कहते हैं कि जो टॉयज़ बनाने वाले हैं, जो देखो टॉयज़ ही क्यों, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी तो सर्वे के आधार पर बनाती है। टॉयज़ वाले ही नहीं, सभी अपने, मान लो अब साबुन से ही लगा लो। अब जिस तरह की साबुन लोग पसंद करते हैं कि वो मतलब जम्स भी किल करे, अच्छी उसकी फ्रेगनेंस भी हो और सॉफ्ट भी हो लगाने में, और स्किन भी सॉफ्ट हो जाए, तो इस तरह की हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे सर्वे किए जाते हैं कंपनीज़ के द्वारा।
तो वो सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये भी इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। तो उस सर्वेक्षण के आधार पर फिर क्या करते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट तैयार करती है कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएंगे। उसके बाद इसमें कुछ इंटरनल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पाठ के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आंसर जो हमारे लिए सुटेबल होंगे, हमारे मतलब करने के लायक होंगे, हम वही करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 1 पर जो है, मतलब जो चैप्टर का पहला पेज है उसमें एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में उपनिवेशवाद का बोध कराता है। हाँ, ये जो है उपनिवेशवाद का बोध करवाता है, क्योंकि उस चित्र में क्या दिखाया गया, उसमें जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया था शायद चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक चित्र, वो चित्र क्या दर्शाता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति जो है उस संस्कृति को सौंपने लग रहे हैं। अपने ग्रंथ हैं, वेद पुराण जो हो, किसको सौंप रहे हैं, वो एक जो ब्रिटिश की महारानी है, मतलब जो अंग्रेज हैं, उनको सौंपते हुए दिखाया गया। हालांकि ये सच नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ब्राह्मणों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन लोगों के अंदर भेदभाव की भावना और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा चित्र बनवाया था। तो मतलब वहाँ ये दिखाया गया कि अंग्रेज जो हैं वो हमारी देखभाल करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये हमें पता चल रहा है। तो ये क्या है, ये उपनिवेशवाद का ही तो बोध करवाने लग रहा है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ उपनिवेशवाद है। दूसरा, पृष्ठ क्रमांक नंबर 3 पर जो है, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके जीवन के बारे में पता लगाइए। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटिए। मतलब आपको क्या करना है, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर या अपनी माँ के या अपने दादा, मतलब आप अपने दादा से बातचीत कीजिए, उनका बचपन जानिए और अपने पापा का बचपन और अपना बचपन। अब आप इनको अलग अलग क्या है पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फिर आपको अगर यहाँ पर माँ का एग्जांपल दिया गया तो माँ से आपके क्या क्या जानकारी, मतलब आप उनसे क्या क्या पूछ सकते हो, या दादा दादी से भी क्या पूछ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपका जन्म कब हुआ था। देखो दादा को, जो आपके दादाज हैं, ग्रैंडपा हैं वगैरह हैं, उनको शायद डेट ना पता हो, लेकिन वो टाइम पीरियड थोड़ा बहुत बता देंगे, सन वगैरह बता देंगे, अगर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हिंट दे देंगे आपको। फिर उससे क्या पूछ सकते हो कि मुझे आप अपने विद्यालय के दिनों के बारे में बताओ, मतलब आप उनसे अपने स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं। उनके जो माता पिता थे, मतलब आपके जो परदादा दादी थे, उनके बारे में पूछ सकते हैं। फिर जो स्कूल है उनकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे, अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो क्यों नहीं की, तो बहुत सारे फैक्टर आप उनसे पूछ सकते हो। वही फैक्टर फिर आप अपने पापा से पूछो और वही फैक्टर अपने आप से भी पूछ के देखो। फिर उनको अलग अलग टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही इसके अंदर पीरियड ये रहेगा, ये एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कहता है, क्या आपको वेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है। मतलब स्रोत 1 और स्रोत 2 को देखिए पेज नंबर 7 में, जब आप पेज नंबर जो 7 है वहाँ पर स्रोत 2 दिया गया। स्रोत 2 मैंने आपको पढ़ाया था कि जो खाना है इंसानों के लायक खाने वाला नहीं है, हमने पढ़ा था ना। वो दिल्ली के अंदर जो पुलिस वाले थे उन्होंने देखा कि हमारा जो खाना है वो बहुत ही ख़राब खाना मिलता है। एक तो ये स्रोत की बात कर रहा है। एक स्रोत यहाँ पर जो 1 नंबर पे स्रोत दिया गया था, जो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी। तो मतलब 2 तरह के यहाँ पर स्रोत दिए गए हैं। इन दोनों में कहता है कि क्या इन दोनों का जो स्वरूप है उसमें क्या फ़र्क है। हाँ, दोनों रिपोर्ट की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से अलग है। देखो पहली रिपोर्ट तो किस बारे में थी, गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है कि हाँ हमने यहाँ पर जो सैनिक बगावत कर रहे थे उनके ऊपर काबू पा लिया है। और दूसरी में पता चल रहा है कि जो कर्मचारी है उन्हीं के कर्मचारी है, जो उनके सिपाही है, उन्हीं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। ये स्थिति यहाँ पर पता चल रही है। तो हाँ, दोनों रिपोर्ट प्रकृति में एक दूसरे से भिन्न है। स्रोत में रिपोर्टिंग सरकार कर्मचारी से हुआ है, मतलब स्रोत 1 है ना, वो तो किसने किया है, उसमें रिपोर्टिंग जो है वो सरकारी कर्मचारी से हुआ है, जो विद्रोहियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्णन कर रहा है। यह उन कारणों को नहीं बताता कि ऐसी स्थिति आई क्यों। मतलब स्रोत जो 1 है उसमें ये तो बता दिया गया सरकार को कि हमने जो विरोधी थे उनके ऊपर काबू पा लिया है, जो विरोध कर रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया उसमें कि ये जो हमारे सिपाही, हमारे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर पता चल रही है। यह विद्रोहियों के पक्ष को उजागर नहीं करता, मतलब वहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। वहाँ पर ये नहीं दर्शाया गया कि विद्रोहियों ने विद्रोह क्यों किया था, कहीं सरकार को पता ना चल जाए कि हम यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा स्रोत क्या है, दूसरे स्रोत में यह वर्णन करता है कि पुलिस ने हड़ताल क्यों की थी, हड़ताल कहाँ की गई और कैसे हुई, ये बात हमें पता चलती है। यह रिपोर्ट मीडिया के निष्पक्ष रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में जो मीडिया था, जो रिपोर्टिंग सिस्टम था, जो अखबारों का प्रचलन था, वो बहुत ही पक्षपात भरा नहीं था, वो मतलब अच्छा था।
उदाहरण इसमें यह रिपोर्टिंग मीडिया की निष्पक्ष रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है। अतः यह रिपोर्टिंग अधिक वास्तविक है, मतलब ये रियलिटी है। जो स्रोत 1 है उसमें झूठी बातें ज़्यादा दर्शाई गई है, और स्रोत दूसरे 2 जो है उसमें सच्ची बातें अच्छे से दर्शाई गई हैं। तो ये इनके अंदर, तो ये है मानवतावाद के विरुद्ध सरकार की प्रवृत्ति को उजागर करता है। मतलब इसमें पता चलता है कि सरकार जो है वो मानव के बारे में क्या सोचती है, मानवतावाद के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, किस तरह से मनुष्यों के बीच में ही वो भेदभाव पैदा कर देती है। तो ये थे बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, जो मैंने आपको करवा दिया है। मैंने आपके इसका लगभग जो पार्ट आपको करना चाहिए वो सारा आपको करवा दिया है। रीडिंग है, नोट्स से रिलेटेड वर्क है। अब नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा 8th क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन उस असाइनमेंट में अकेला वर्क सिर्फ ये नहीं कि नोट्स से रिलेटेड होगा, नहीं, उसमें जो वर्क होगा वो आपकी चैप्टर बेस पे होगा बेटा। तो चैप्टर को अच्छे से फिर से रीड करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। अभी संडे तक मैं इस ग्रुप से कोई वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उस संडे तक जो अगर किसी ने कोई वीडियो मतलब चैप्टर का कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आप सारी देख सकते हो ग्रुप से। तो उनको देखो और अच्छे से चैप्टर को रीड करो और अच्छे से नोट्स को भी रीड करो, ताकि आपको जो मैं असाइनमेंट दूँ वो अच्छे से आप कर पाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखें बेटा, आप असाइनमेंट को बिना देखे ही सोल्व करें। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो इन चैप्टर्स के ऊपर, तो आपको उसका कुछ ना कुछ फल अच्छा ही मिलना चाहिए ना। तो उसका फल क्या होगा, असाइनमेंट आपकी अच्छी जाएगी अगर आप बिना देखे करोगे। और आपने अगर चैप्टर ही रीड नहीं किया, आप इनको ऐसे ही मतलब वेस्ट में छोड़ रहे हो, तो आप असाइनमेंट देखकर ही करोगे और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो असाइनमेंट होती जो है वो बेटा आपको बिना देखे ही करें, मैं तो यही कहूँगा। और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और वो असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उसी दिन दे दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।